नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में श्रीलंका जैसे हालात बन गए हैं। संसद पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। राजनयिकों के घर में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। तो वहीं पीएम मुस्तफा ने सभी से शांति बनाने की अपील की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक मंदी के कारण पैदा हुए राजनीतिक अस्थिरता के कारण सड़कों पर आए लाखों प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन में घुसते देखा गया था। कुछ ऐसा ही हाल अब इराक में भी होते दिख रहा, जहां भ्रष्टाचार और कुशासन से परेशान जनता को संसद भवन में घुसते देखा गया है। तो अब इराक के भी हाल श्रीलंका जैसे बनते जा रहे। राजनयिकों के घर में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर पीएम मुस्तफा ने सभी से शांति बनाने की अपील की है। खबरों की ओर रुख करेंगे। बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में बुधवार को गाजीपुर के एमपी एमएलए न्यायालय में अजय रॉय की पेशी हुई। अवधेश राय अजय राय के भाई हैं, जिनकी वाराणसी में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी और उनके कुछ साथियों के साथ मुख्य आरोपी बनाए गए थे। गाजीपुर में इस मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। बुधवार को दोनों पक्षों के वकीलों ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। इस बीच अजय राय ने उम्मीद जताई कि उन्हें न्यायालय से न्याय मिलेगा। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के ऊपर की गई कार्रवाई को लेकर अजय राय ने कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ प्रशासन एक्शन ले रहा। अजय राय का जिरह मुख्तार अंसारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, क्योंकि मुख्तार अंसारी मौजूदा वक्त में बांदा जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। उसमें आज जीरा थी, जीरा में हम लोग आ जाए थे। गवाही तो पहले हो चुकी है। सर, क्या मामला निकल के अभी तक क्या लगता है? अब वो न्यायालय तय करेगा कि क्या हो सकता है उस पर, और निश्चित तौर से हम लोग तो यही चाहेंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कठोर से कठोर दंड मिले। ऐसे इस तरीके से योगी सरकार में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, भगोड़ा घोषित हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराध में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अफजाल अंसारी पर जो पूरी कार्रवाई हुई, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको? अब ये उनका अपना काम है, प्रशासन का, सरकार का। जो इस तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। और मैं तो यही मांग करूंगा न्यायालय से, न्यायपालिका से, कि ऐसे लोगों को दंडित। राज्य कर विभाग कर्मचारियों के संगठन यूपी वाणिज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन कानपुर नगर के द्वारा विभाग में हुए स्थानांतरण के संबंध में हुई अनियमितताओं को लेकर रोष व्यक्त किया गया। इसके चलते कानपुर में संगठन के कर्मचारियों ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 राज्य कर कार्यालय पर कर्मचारियों ने आक्रोश दिखाते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिस तरह से स्थानांतरण में विसंगतियां हुई हैं, उनमें सुधार की जरूरत है और कर्मचारियों की मांग को स्वीकार किया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि कार्रवाई न किए जाने पर बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। तो वहीं कानपुर में संजय वन प्रशिक्षण संस्थान के अंदर से रोजाना लाखों की लकड़ियों की हेराफेरी की खबर सामने आई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लकड़ियों की हेराफेरी में एफटीआई के जिम्मेदारों की संलिप्तता भी आशंका जताई जा रही है। बता दें कि अधिकारियों की देखरेख में हरे भरे पेड़ों की छटनी के नाम पर लाखों की कीमत वाले पेड़ों को काटकर नष्ट किया जा रहा। किदवई नगर में बने वानिकी प्रशिक्षण संस्थान का ये मामला है, जहां लकड़ी स्मगलर बउआ जायसवाल और अधिकारियों की साठगांठ से लाखों की लकड़ियों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इतने बड़े स्तर पर लकड़ियों की तस्करी के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कई विभागों की संलिप्तता का शक गहराता जा रहा है। और इस प्रकरण में कर्नलगंज के लकड़ी माफिया
सूरज वर्मा का नाम सामने आया है। तो वहीं कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले और सांसद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी सांसद सोनिया गांधी से दिल्ली में ईडी की तीसरी बार जारी पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य ईडी की पूछताछ की निंदा करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखे और कहते हुए दिखे कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी से ईडी के माध्यम से दबाव बना रही है। इस केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर ईडी हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है, जिस वजह से पूरे देश का कांग्रेस वर्कर कार्यकर्ता आंदोलित है। ये सरकार लगातार ध्यान भटकाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कृत्य कर रही है। जिस तरह ईडी ने 2015 में ये केस बंद कर दिया था नेशनल हेराल्ड का, उसके बावजूद क्योंकि अब चुनाव आने वाला है 2024 में, इन लोगों ने फिर उसको उठाया है और लगातार हमारी नेता को, महान नेता को, जिसका एक बड़ा परिवार का इतिहास है, इस देश की एकता अखंडता की रक्षा करने का उनकी सास पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, अर्पिता के फ्लैट पर एक बार फिर से छापा पड़ा है। 30 करोड़ और संपत्ति बरामद की गई है। 20 संदूकों को ट्रक में ले जाना पड़ा, इतनी सारी संपत्ति बरामद की गई है अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में हुए बहुचर्चित एससी शिक्षक भर्ती घोटाले में भारी भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे। ईडी ने मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा और मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक अन्य फ्लैट पर छापा मारकर 30 करोड़ से ज्यादा बरामद किए हैं। यहां मिली नगद राशि को ईडी की टीम को 20 संदूकों में भरकर ट्रक में ले जाना पड़ा। सूत्रों के अनुसार अर्पिता के ठिकानों से अब तक कुल 53 करोड़ 22 लाख रुपए नगद मिले हैं। तो ममता सरकार में यह घोटाला देखने को मिला है, जहां शिक्षा भर्ती घोटाले के तहत पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक अन्य फ्लैट से 30 करोड़ नगद बरामद किए गए हैं। अब तक 53 करोड़ 22 लाख रुपए अर्पिता मुखर्जी के पास से नगद बरामद किए गए हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का दम भर रही, वहीं दूसरी ओर उसी के भ्रष्ट नौकरशाहों पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा। ताजा मामला गंगवा मजरे जरिया तहसील सदर का है, जहां पर चकबंदी लेखपाल और चकबंदी नायब तहसीलदार द्वारा पैसे लेकर मन मुताबिक चक बनाए जाने और पैमाइश किए जाने को लेकर ग्रामीणों से लेकर आम नागरिकों ने जमकर धन उगाही का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो चकबंदी नायक द्वारा धमकाते हुए कहा गया है कि तुम्हें जो करना है कर लो, जहां जाना है जाओ, क्योंकि ये पैसा हम अपनी जेब में नहीं रखते, सभी अधिकारियों का इसमें हिस्सा होता है। पीड़ित और अन्य ग्रामीणों ने इसकी शिकायत रायबरेली जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव से चकबंदी नायब और लेखपाल को हटाकर निष्पक्ष तरीके से चक आवंटन और उसकी पैमाइश करते हुए नक्शा दुरुस्तीकरण की अपील की है। मामला सर ये है कि यहाँ जो है हमारे यहाँ चकबंदी पैसा लेके गलत तरीके से नाप कर रहे हैं। किस गांव में? पूरे जरिया, ग्राम सभा जरिया, और ज़मीन भी काट रहे हैं, ज़मीन पूरा नहीं हो रही है। उसमें सबसे ख़राब नायब है तुलसी राम। लोग गुमराह करता है, पैसा लेके गलत तरीके से चक जो है नक्शा गलत बना दिया है और गलत तरीके से नाप कर रहा है। उसमें सीओ राम किशोर वो भी जो है पैसा के दम पर काम करते हैं। यहाँ कहाँ पर आए हैं? हम डीएम साहब के पास आए हैं। डीएम साहब ने
आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े देशभक्त हैं तो आज तक आरएसएस के ऑफिस पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराते हैं, और इतने बड़े देशभक्त हैं तो अपने 2 दोस्तों की संपत्ति को देश के लिए समर्पित क्यों नहीं कर देते, अधिकृत कर लेते हैं, क्योंकि देश की संपत्ति अपने दोस्त के हाथों में दे दी है। और कहा कि मुसलमानों की पहली पसंद प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में नितिन गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ होंगे, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनीति की बात नहीं करना चाहता मैं, फिलहाल सिर्फ देश की बात करना चाहता हूं। और राजनीति भी मैं जो करता हूं वो अपने देश के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, एकता और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए करता हूं। और 2024 में किस किस्म का माहौल बनेगा, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 2024 के लिए अगर मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी का, तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मायावती चाहती हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए, समाजवादी वाले चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये लोग अगर सब अपने लिए काम करते रहेंगे कोई नहीं बनने वाला है। सबको मिलके, कांग्रेस वालों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबको मिलके कोई एक साफ सुथरा चेहरा सामने लाना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में मैं बताता हूं, मुसलमान ने भी ये मन बना लिया है कि अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ हमारी तरफ से देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। अगर इन्होंने कोई मजबूत गठबंधन नहीं बनाया, और मेरी राय यह है कि अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं सब मिलके, और इसमें किसी किस्म की सियासत नहीं होती है, तो बेहतर नतीजा निकल सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ना कांग्रेस कर पा रही है ना कोई। तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से कांग्रेस पर खुलकर हमलावर होते नजर आए। इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में पीसीसी अब बदलकर केसीसी यानी कमलनाथ कांग्रेस कमेटी हो गई है, इसलिए कांग्रेस नेता कमलनाथ जी की फोटो लगा रहे। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वही पार्टी के प्रवक्ताओं की भी स्थिति बन गई है। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। देखो, अब कांग्रेस पीसीसी बदल के अब केसीसी हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर, तो कमलनाथ जी का जब केसीसी है, कमलनाथ कांग्रेस है, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं समझ नहीं पाया कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, पूछताछ से परेशान क्यों होना। आप अगर सही है तो डर काहे का, आप अपनी बात ईडी के सामने रखो, और आपको लगता है कि ईडी सही नहीं है तो आप मीडिया के सामने रख दो आके, तो देश देख लेगा कि वास्तव में सच क्या है। लेकिन सच सामने आना तो चाहिए। 5,000 करोड़ का घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और ये सब जांच एजेंसी पर जो दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिश है, ये ठीक नहीं मानते हम। जो सच है वो सामने आना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है। जन समस्या को लेकर कांग्रेस कभी नहीं आती, एक परिवार की समस्या को लेकर कांग्रेस सड़क पे जरूर आती है। आपने बाढ़ आ रही है देश के बड़े हिस्से में, कई प्रांत बाढ़ से सरोबोर है। एक कांग्रेस के नेता का बयान नहीं सुना होगा, लेकिन सोनिया जी को ईडी में बुला दिया तो हाहाकार हो गया। देश के अंदर कोरोना फैला, एक न सोनिया जी दिखी, न राहुल जी दिखे, न कमलनाथ दिखे, न दिग्विजय सिंह दिखे अस्पताल में। लेकिन एक परिवार पे आज, ये परिवारवादी पार्टियां, इनका अपना कोई विचार नहीं है, ये परिवार से चलते हैं। वो जाएंगे भी नहीं दिल्ली पे, अब सड़क पे बैठने लायक। राहुल बाबा ही ठीक है, कमलनाथ जी की स्थिति अभी ऐसी है नहीं, उम्र का तगादा है, आशीर्वाद की मुद्रा में है। मैं भी आपत्तिजनक ही मानता हूं उसे। इस तरह की न्यूड फोटो जो शूट कराते हैं, मैं गलत मानता हूं इन्हें। एक बड़ा वर्ग इन एक्टरों का समर्थक भी होता है, और इस तरह के दृश्यों से समाज में मानसिक प्रदूषण फैलता है। तो वहीं एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी बाहुल विधानसभा क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावे करती नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ बरसात की पहली बारिश ने ही इन खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी। टूटी सड़कों, स्कूल में बने स्विमिंग पूल के बाद
अब स्कूल की टपकती छत के नीचे छाता लेकर पढ़ने को मजबूर बच्चों की तस्वीर ने सरकार के इन सारे दावों को झुठला दिया है। दरअसल सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र के विकासखंड घनसौर में स्कूल की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला खैरी कला संचालित होता है। बरसों पुराने इसी स्कूल में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जर्जर स्कूल की छत से टपकते पानी से बचने के लिए छात्र हाथ में छाता लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। के दिनों में साला में ये छत जो है उसके छाप गिरती है। एक दिन एक बच्चा बच गया, उसके सिर पे गिर जाती और कमरों में पानी टपक रहा है, पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण कार्य बहुत ही दुष्कर हो गया है। इसके लिए पूर्व में मई में और जून में भी हमने बीआरसी कार्यालय में आवेदन किया है और इसके फोटोग्राफ भी उसमें लगा के दिए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो बरसात के दिनों में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण करना बहुत ही जोखिमपूर्ण है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। बरसात के दिनों में साला में ये छत जो है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार अपनी मां सावित्री देवी की अस्थियां लेकर हर की पैड़ी पहुंचे। यहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। सावित्री देवी का स्वर्गवास आपको बता दें कि 24 जुलाई को देहरादून में हुआ था। डीजीपी अशोक कुमार के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने नम आंखों से मां सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में आचार्य बालकिशन, पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित साधु संत और व्यापारी उपस्थित रहे। अस्थि विसर्जन के बाद पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार काफी भावुक नजर आए। उत्तराखंड के यशस्वी डीजीपी माननीय श्री अशोक कुमार जी का मातृशोक हुआ। पूज्य माता जी सावित्री देवी जी अब परलोक गमन कर गई और आज इस गंगा के पावन पवित्र गोद में हर की पैड़ी पर उनके अस्थि विसर्जन के लिए सभी लोग आए थे। हम भी माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, जिस माँ ने ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया जो आज राष्ट्र सेवा के साथ में एक महकमे के रह करके सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए प्रयास करते हैं। तो हमारी तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो गया, जिसके चलते हरिद्वार में कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने के चलते ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को सम्मानित किया गया और सभी को शुभकामनाएं दी गईं। कांवड़ मेला में इस बार आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। 4 करोड़ के आसपास कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। इतिहास में पहली बार इतनी संख्या में कांवड़ियों का आना और व्यवस्था को संभालना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती था। बता दें कि इस बार कांवड़ मेला सुरक्षित संपन्न करना पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ, जिसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने बहुत पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जो एक संतोष होता है वो मिला है। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो गया है। सारे पुलिस के जवानों, कर्मचारियों, प्रशासन के सभी अंगों ने मिलजुल कर इसमें काम किया। लोकल लोगों ने पूरा सहयोग दिया, सारे एसोसिएशन ने सहयोग किया और मिलजुल के हमने एक बड़ी चुनौती को पार किया। किसी जगह को आप पहले से जानते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है और हरिद्वार में ये मेरी अगर देखा जाए तो कई मैं पहले भी यहाँ पर अलग अलग भूमिकाओं में रह चुका हूँ और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा। तो वहीं रुड़की के सौलियर गांव में 2015 में डाक कावड़ लाते समय रामपुर गांव में बवाल हो गया था। उसी के मध्य नजर पुलिस प्रशासन सौलियर गांव की डाक कावड़ को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद रहा और प्रत्येक वर्ष सुरक्षा की दृष्टि से आरएएफ और भारी पुलिस बल प्रशासन को रुड़की के रामपुर चुंगी से लेकर सौलियर गांव तक तैनात किया गया। इस बार भी पुलिस फोर्स
की मौजूदगी में सौलियर गांव की डाक कावड़ को गंतव्य की ओर सुरक्षित पहुंचाया गया। पुलिस प्रशासन ने सौलियर गांव की डाक कावड़ को सकुशल संपन्न कराया। एक तो शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा जो आमजन का भी हमें सहयोग मिला और जो ड्यूटी में जो मेहनत से तत्परता से काम किया उन सभी को मैं शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ संपन्न होने की बधाई देना चाहूँगा। साथ साथ आप देख रहे हैं अभी जो सौलियर की कावड़ यात्रा भी चल रही है, आखिरी चरण में, तो उसको लेकर भी हमारी ड्यूटियाँ मुस्तैद हैं और अभी आखिरी चरण में गाँव पहुँचा के शिव मंदिर तक। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।